हेलो स्टूडेंट, बीए प्रथम वर्ष का आज का हमारा टॉपिक है सौरताप। सौरताप किसे कहते हैं, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। धरातल पर ऊष्मा प्राप्ति का जो प्रधान स्रोत होता है वो होता है सूर्य। धरातल पर ऊष्मा प्राप्ति का जो प्रधान स्रोत होता है वो क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को ही हम सौरताप के नाम से जानते हैं। तो सौरताप की क्या परिभाषा है, ऊष्मा प्राप्ति का जो प्रधान स्रोत होता है सूर्य, तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को ही हम सौरताप के नाम से जानते हैं। लेकिन सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो किस रूप में होती है, तो देखिए सूर्य से प्राप्त ऊष्मा सौरिक विकिरणों के रूप में धरातल की ओर संचारित होती है, उसे ही हम सौरताप कहते हैं। तो किस रूप में, जिसे सौरिक विकिरण कह सकते हैं या रश्मियां कह सकते हैं। तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा सौरिक विकिरणों के रूप में जब धरातल की ओर संचारित होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सौरताप कहते हैं। धरातल पर सूर्यताप का वितरण असमान है, समान नहीं है, क्योंकि सभी भागों में समान मात्रा में सूर्यताप की प्राप्ति नहीं होती है। कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर सूर्यताप की प्राप्ति अधिक होती है, कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर सूर्यताप की प्राप्ति कम होती है। तो सूर्यताप का जो वितरण किया जब हम अध्ययन करते हैं तो सूर्यताप के वितरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उच्च सूर्यताप वाले क्षेत्र, मध्यम सूर्यताप वाले क्षेत्र और निम्न सूर्यताप वाले क्षेत्र। क्योंकि सूर्यताप का वितरण कैसा है, असमान है। तो सूर्यताप के वितरण असमान होने के कारण इसे 3 भागों में बांटा गया है। उच्च सूर्यताप वाले क्षेत्र, मध्यम सूर्यताप वाले क्षेत्र और निम्न सूर्यताप वाले क्षेत्र। तो देखिए उच्च तापमान के अंतर्गत, उच्च सूर्यताप के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आएंगे, मध्यम के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा, निम्न के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा। तो सूर्य, देखिए जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के आसपास कर्क रेखा और मकर रेखा पर जब लंबवत पड़ती हैं तो जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो वहां सूर्यताप कैसा प्राप्त होगा, वहां पर सूर्यताप अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के आसपास लंबवत पड़ती हैं तो लंबवत पड़ने के कारण जो कर्क और मकर रेखा वाला क्षेत्र है यहाँ पर उच्च सूर्यताप की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम उच्च सूर्यताप क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो उच्च सूर्यताप क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आ गया, 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र जहां पर उच्च सूर्यताप की प्राप्ति होती है उसे हम उच्च सूर्यताप क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे किरणें तिरछी होने लगती है, देखिए सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं तो वहां पर हमें कम मात्रा में सूर्यताप की प्राप्ति होती है। इनकी सूर्यताप प्राप्त होता है लेकिन इतना नहीं जितना कि हमारे भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में हमें प्राप्त होता है। तो इसे हम मध्यम सूर्यताप क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है तो इन्हें पहुंचने में काफी समय लग जाता है। इसके कारण इनके जो तापमान है उसमें कमी आने लगती है। तो यहाँ पर यहाँ पहुंच करके निम्न सूर्यताप की प्राप्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में सूर्यताप निम्न मात्रा में पाया जाता है। इसे हम निम्न सूर्यताप के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो वितरण के आधार पर धरातल पर सूर्यताप का वितरण समान नहीं है। असमान होने के कारण धरातल पर सूर्यताप के वितरण क्षेत्रों को हम 3 भागों में बांटते हैं, उच्च सूर्यताप, मध्यम सूर्यताप और निम्न सूर्यताप। उच्च सूर्यताप के अंतर्गत कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र जो 0 से 23.5 डिग्री वाला जो क्षेत्र है उसे हम उच्च सूर्यताप, 23.5 से 66.5 को मध्यम सूर्यताप और 66.5 से और 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में यही स्थिति पाई जाती है, यहाँ पर निम्न सूर्यताप पाया जाता है। इस प्रकार से सूर्यताप का वितरण किया गया है। अब हम अध्ययन करेंगे कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारण। सूर्यताप का जो वितरण है वो असमान है, इसके क्या कारण है, इनको सूर्यताप को यानी कि कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं जिसके कारण सूर्यताप का वितरण असमान पाया जाता है। तो सबसे पहला तो सूर्य की किरणों का तिरछापन। तो ये अध्ययन हम अभी कर ही चुके हैं। सूर्य की किरणों का तिरछापन अर्थात वे भाग जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वहां पर सूर्यताप अधिक मात्रा में पाया जाता है, और वे भाग जहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, वहां पर सूर्यताप कैसे पाया जाएगा, निम्न पाया जाएगा। तो असमानता हो गई ना। तो सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला सूर्य की किरणों का तिरछापन। जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वहां पर सूर्यताप अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जहां पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं,
तिरछी पड़ती है वहां पर सूर्यताप की प्राप्ति हमें कम होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों का तिरछापन भी सूर्यताप को प्रभावित करता है। दूसरा है दिन की अवधि। दिन की अवधि भी सूर्यताप को प्रभावित करती है। वो कैसे? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितने पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है और इस अक्ष झुकाव के कारण वो निरंतर अपने अक्ष पर चक्कर लगाती रहती है और सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है। और जब पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए जब कर्क और जो मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सूर्यताप की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जैसे जैसे चक्कर लगाती है तो कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र पर तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसी कारण इन्हें कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इनकी जब सूर्य क्योंकि सूर्य की भी दो स्थितियां होती हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य की कौन कौन सी स्थितियां होती है? उत्तरायण और दक्षिणायन। और जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती हैं और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा पर दिन की अवधि ज्यादा होती है। इनकी सूर्य दक्षिणायन हो गया तो दिन की अवधि कहाँ होगी? मकर रेखा पर ज्यादा होगी। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? बड़े छोटे यानी कि दिन तो छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएंगी। सूर्य जब कैसा होगा? दक्षिणायन होता है। और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो दिन बड़े होने लगते हैं और रात छोटी होने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से यह स्थिति चलती रहती है। तो यही कारण है कि 21 जून को कर्क संक्रांति होती है तो साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। साल का सबसे बड़ा दिन। और 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन। जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ जब 21 मार्च और 23 सितंबर को जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो मुख्य रूप से विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है और लंबवत चमकने के कारण दिन और रात बराबर होते हैं, जिसमें हम 21 मार्च को तो बसंत विषुव के नाम से जानते हैं और 23 सितंबर को शरद विषुव। ठीक है, 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। इन 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को जब कर्क रेखा पर सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो वो जब दक्षिणायन होने के कारण जो दक्षिणी भाग है उसमें दिन बड़े होने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? रातें बड़ी होने लगती हैं और उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो रातें बड़ी होने लगती हैं और दिन छोटे होने लगते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिन की अवधि भी सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करती है। इसके बाद आता है हमारे सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी देखिए, वैसे तो सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी होती है औसत दूरी, ये हमारी पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है, क्योंकि ये पृथ्वी का परिक्रमा कक्ष है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, और ये हमारा सूर्य है। सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी जब न्यूनतम होती है तो इसे हम उपसौर की स्थिति कहते हैं। ये स्थिति होती है 3 जनवरी को, उपसौर। और जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है अपसौर, ये होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई इसके बीच की दूरी होती है 15.2 करोड़। इसके बीच की दूरी होती है 14.6 करोड़। तो इन दोनों के बीच की दूरी जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 3 जनवरी को ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य की जो पृथ्वी है वो निकटतम आ जाती है और यह स्थिति मुख्य रूप से 3 जनवरी को होती है, जिसे हम उपसौर की स्थिति कहते हैं।
उपसौर की स्थिति मतलब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की निकटतम दूरी होती है उसे तो हम उपसौर की स्थिति कहते हैं, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर की स्थिति कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है और यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। तो सूर्य ताप के वितरण को यह सूर्य और जब पृथ्वी सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाती है तो निकटतम दूरी पर होती है, कभी अधिकतम दूरी पर होती है, तो यह भी हमारे सूर्य ताप को प्रभावित करती है। 3 जनवरी को यानी जब निकटतम दूरी हो रही है तो हमें क्या होना चाहिए, अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, और 4 जुलाई को हम ज्यादा दूर जा रही है तो हमें कैसे कम ताप प्राप्त होना चाहिए, जबकि होता इसके विपरीत है। क्या 3 जनवरी को तो हमें ताप की प्राप्ति कैसी होती है, कम होती है, और जब 4 जुलाई को गर्मियों का समय होता है, ग्रीष्मकाल का समय होता है, तो सूर्य ताप की प्राप्ति हमें अधिक होती है। तो इस स्थिति में अंतर सिर्फ इतना आता है कि उत्तरी गोलार्ध में हमारे 7% कम सर्दी पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में 7% कम सर्दी, दक्षिणी गोलार्ध में 7% अधिक गर्मी। किस स्थिति में, उपसौर की स्थिति में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकटतम होती है, ये स्थिति 3 जनवरी को होती है, इसे हम उपसौर की स्थिति कहते हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो इसे हम उपसौर की स्थिति कहते हैं, यह 4 जुलाई को होती है। और जब 4 जुलाई को होती है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में तो 7% कम सर्दी, दक्षिणी गोलार्ध में 7% अधिक गर्मी, जबकि 4 जुलाई को 7% कम गर्मी, 7% अधिक सर्दी, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी सूर्य ताप को प्रभावित करती है। अगला है सौर कलंकों की संख्या। सौर कलंकों की संख्या भी सूर्य ताप को प्रभावित करती है। सूर्य की सतह पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें हम सौर कलंक कहते हैं। सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले गहरे काले रंग के जो धब्बे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सौर कलंक। और ये सौर कलंक भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं और 11 वर्षों में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। और जब सूर्य की सतह पर सौर कलंकों की संख्या हमें अधिक दिखाई देगी तो सूर्य ताप की प्राप्ति अधिक होगी, और जब सौर कलंकों की संख्या कम दिखाई देगी तो सूर्य ताप की प्राप्ति कम होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सौर कलंकों की संख्या भी सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करती है। अगला है धरातल का रंग और स्वरूप। तो धरातल का रंग और स्वरूप भी सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है। वे भाग जो हरे भरे हैं, जहाँ के धरातल का रंग कैसा है, हरा है, वहां पर तो सूर्य ताप की प्राप्ति कम होती है क्योंकि वनों से आच्छादित क्षेत्र होता है। और वे भाग धरातल के जहाँ पर धरातल का रंग कैसा है, लाल पाया जाता है, वहां पर सूर्य ताप की प्राप्ति अधिक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धरातल का रंग और स्वरूप भी सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले सूर्य की किरणों का तिरछापन, दिन की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सौर कलंकों की संख्या, धरातल का रंग व स्वरूप, ये सभी कारक हैं जो सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करते हैं।